The Business Leader with Sandeep Bakhil. नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ हैं साडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड के चेयरमैन कमल किशोर साडा जी। साडा जी से चर्चा करेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक साबित किया कि उद्योग का असली अर्थ तभी है जब वो समाज और पर्यावरण के साथ मिलकर विकास की राह पर बढ़े। साडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बिजनेस लीडर में। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। साडा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? देखिए, ये 1978 में मैंने सिक यूनिट ली थी। इसका पहले नाम था रायपुर वायर्स एंड स्टील लिमिटेड। जी। तो 2008 में मैंने सोचा कि स्टील जो हमने लगाया था मॉडल, वो बहुत ज़्यादा रिप्लिकेट होने लगा। काफ़ी लोग लगाने लगे। सब आते थे मेरे पास में सलाह करने के लिए और सबको मैं एडवाइस भी देता था कि आप लगाइए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इस इंडस्ट्री में। तो एम्प्लॉयमेंट और इसको अच्छी तरह लगाएंगे तो लोगों की दिनचर्या, रोजगार, बच्चों का पढ़ाई, ये सब चलेगा। मैंने बोला कुछ अलग करना चाहिए। और मुझको ये लग रहा था इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया भी अब प्रोग्रेस कर रहा है, तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। इसलिए हमने इसका नाम बदल के सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड रखा। अभी ये जो ग्रुप है किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में काम कर रहा है? ये स्टील में है, माइनिंग में है, हमारे पास में आयरन और कोल दोनों हैं। कोल की 3-4 माइन हमने ली है अभी ऑक्शन में। और इसके अलावा पावर में है, पावर में भी हाइड्रो पावर है, सोलर पावर, और हम लोग खुद ही वेस्ट हीट और थर्मल पावर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने फॉरेस्ट्री भी की है, सोशल फॉरेस्ट्री। जी। उसमें हमने काफ़ी 12 लाख झाड़ लगाए थे। और इसके अलावा हम हाइब्रिड सीड्स वगैरह में हैं, डेयरी में है और रियल एस्टेट में। हम लोगों का एक फैमिली ऑफिस भी है जिसके अंदर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ में और स्टार्टअप में। ओके। वो मेरा छोटा बेटा दिखता है। स्टार्टअप की जब भी बात आती है तो एक प्रोत्साहन जरूर उसमें कोई ना कोई होना चाहिए। तो किस तरीके के स्टार्टअप पर आप काम कर रहे हैं? बहुत तरह के स्टार्टअप हैं, जैसे यहीं का रायपुर से ही एक लड़का था अग्रवाल, उन्होंने सूटकेस बनाने का काम चालू किया, मोकोबारा, आपने नाम सुना जी। तो उसके अंदर में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, स्टार्टअप में वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं, एंजल
कैपिटलिस्ट रहते हैं, उनके थ्रू भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। जी। जैसे एक लोहम करके एक है, ये जो बैटरीज हैं, अभी लिथियम बैटरीज वगैरह लिथियम चल रही बैटरीज, हैं, जी। और ये जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो इसको रिसाइकल करने का इन्होंने काम चालू किया था। और ये रिसाइकलिंग में, बैटरीज में ये शायद भारत की पहली कंपनी होगी। तो हमने उसमें स्टेक लिया है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। साडा एनर्जी की जब भी बात आती है देश में, चाहे हम बात करें तो आप लोगों की चर्चा होती, तो रायपुर से निकल कर कहा जाए कि आज आपके उद्योग की चर्चा पूरे देश में हो रही है, छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। तो कैसे आपने सपने देखे कि इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जो साडा ग्रुप का एक नाम हो? सपना ऐसे शुरू में तो देखा नहीं, एक सिक यूनिट से बहुत हम्बल वे से स्टार्ट किया था हमने, और भावना यही थी सिक यूनिट लेने के पीछे में कि 500 लोग काम करते हैं। तो हो सकता है कि अगर हम इसको लेंगे और मेहनत करेंगे तो ये 500 परिवार चलते रहेगा, उनके बच्चे पढ़ाई करने जरूर जाते रहेंगे। इस भावना से हमने लिया है, और काम भी हम जब बढ़ाते हैं तो इसी भावना से बढ़ाते हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाए। क्योंकि जब इंडस्ट्री से आदमी जुड़ जाता है तो पूरी की पूरी फैमिली प्रोग्रेस करती है और पढ़ने जाती है। ठीक है। तो ये इस सोच से हम काम करते गए, और ऊपर वाले की कृपा से आज हम इस मुकाम में हैं। सिक यूनिट की बात आती है क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई, तो डर नहीं लगा कि इस तरीके से आगे बढ़ने, क्योंकि कहते हैं बिजनेसमैन को जो संवेदनशील नहीं रहना चाहिए, लेकिन साडा जी तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। अगर भावना रहती पैसे कमाने की तो शायद ले ही नहीं पाता, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता। तो भावना यूपर वालों ने भेजी होगी, शायद ये भावना थी कि इस सिक यूनिट में काम करने वाले मैं लूँगा, मेहनत करूँगा तो इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उस समय आपके मन में क्या था, क्या बनना चाहते थे आप? सच कहूँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए उस समय की सारी कंपनियां आई, और चूंकि मैं मैकेनिकल डिवीजन में टॉपर था जी, तो सभी लोग मेरे को लेना चाह रहे थे, लेकिन मेरे को एक ही इच्छा थी, मैं टाटा स्टील में एक्चुअली ट्रेनिंग लेना चाह रहा था। तो मुझे कॉल भी आई, गया भी, एग्जामिनेशन में पास भी हुआ। फाइनल इंटरव्यू में मैंने शायद कुछ गलत उनको कहा, गलत क्या कहूँ मैं, झूठ कहा कुछ, कि अगर ये सच बात बोलूँगा तो शायद इन लोग लेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पर इतने पैनलिस्ट रहते हैं, और जब भी आदमी कहीं थोड़ा भी झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं नज़र में आ ही जाता है। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी लाइफ में मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि छोटी सी छोटी झूठ भी मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा। और आप यकीन करिए, बिजनेस भी अच्छा चला, सच ने बहुत बड़ी ताकत भी दी, और मुझे फ़ायदा ही हुआ है। और टाटा स्टील का सपना लेके जब जमशेदपुर में 3-4 दिन गुजारे वहाँ पर, तो मैंने बहुत नज़दीक से टाटा फिलॉसफी को देखा है। तो प्रयास यही करता हूँ कि इंडस्ट्री
के चलने से सबका भला। पर्यावरण की दिशा में भी आपने बहुत काम किए। आपने ऐसा नहीं है कि बेतरतीब उद्योग लग रहे हों, ऐसा नहीं है। जब भी साडा एनर्जी की बात आती है तो अपने नैतिक मूल्यों के साथ जो है आपका ग्रुप आगे बढ़ता है। चाहे वो 1200 एकड़ बंजर ज़मीन की हम बात करें, चाहे कहीं पर भी ग्रीनरी की हम बात करें, तो जहाँ पर भी आप आगे बढ़े तो अपने नैतिक दायित्वों का भी आपने बहुत अच्छा निर्वहन किया। स्टील प्रोडक्शन वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो हम सब लोगों का फर्ज हो जाता है कि मन अंदर से उठता है कि भाई इसको कंपनसेट कैसे किया जाए। और यही विचार अंदर के मुझे 1200 एकड़ ज़मीन में करीब करीब 12 लाख झाड़ उगाने का मैंने सपना देखा, और नाबार्ड की मदद से ये काम मैं कर पाया। ये 1980-90 के बीच की बात है। आपके ग्रुप के साथ कितने सहयोगी अभी काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से 5000-6000 करीब करीब लोग होंगे, और इनडायरेक्ट वे से इससे डबल आप समझ लीजिए लोग जुड़े हैं। और इसके ऑपरेशंस कहाँ-कहाँ होते हैं देश में, और भी कहाँ-कहाँ आप जो है काम कर रहे हैं? जैसे रायपुर तो है ही है जी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो हाइड्रो पावर है, उत्तरांचल, जसपुर, सूरजपुर, और अब फिर से जसपुर में एक और पावर प्लांट आ रहा है। सिक्किम और माइंस है हम लोगों की राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में, मानपुर क्षेत्र पे। कोल माइंस है तमनार में और शहडोल में, ये भी चालू हो जाएगी। तो सब जगह आदमियों की ज़रूरत होती है। वैजाग के अंदर में हम लोगों की सब्सिडरी यूनिट है जी। जिसके अंदर पावर प्लांट भी है और फेरोलाइज भी है। मिनरल ऑयल का भी काम है। और मेरे को तो अभी इतना ही याद आ रहा है। फिर खरोरा के अंदर में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेटअप है जी। और वहाँ पर हाइब्रिड बीज भी उगा रहे हैं। हाइब्रिड के लिए कम से कम ऑल ओवर इंडिया के अंदर में हम लोगों के पास में करीब 10 अलग अलग जगह पे वहाँ पर हम लोग R&D करते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु, वहाँ पर कीटाणु का प्रकोप, वो सब हाइब्रिड जो बीजे उगाते हैं उसको वहाँ देखते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, जब काम तो आपने बहुत सारे किए हैं और जो आपने बताए भी हैं। डेयरी में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है जो हमने चालू किया। काफ़ी लोग जुड़ते हैं डेयरी में, किसान से लेके कलेक्शन, सब बहुत बड़ा नेटवर्किंग होता है। नाम भी आपने अलग रखा, वचन। वचन मतलब जो हम हमारे मुंह से जो निकलता है वो ही हम देते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं, इसलिए वो ये नाम। तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो मेरा ख्याल है हर इंडिविजुअल की है। तो जिस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट में काम हुआ, वचन के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि जिससे किसान भी जुड़े हुए हैं, हमारे गौपालक भाई भी जुड़े हुए हैं। और क्वालिटी की बात करूं, क्योंकि मैं खुद उसका सेवन करता हूं और वास्तव में क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अभी के समय में जो अभी की जो आवश्यकता है उसके मानक के अनुरूप वचन डेयरी जो है किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत ही अच्छी है और बहुत सेटिस्फैक्शन है। बहुत टफ प्रोजेक्ट, मैं किसी को एडवाइस नहीं देता। ये तो पैसे कमाने का जरिया नहीं है, पैसे कमाने का जरिया है। लेकिन हाँ, सुकून बहुत मिलता है। अभी अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से जहाँ सबसे अच्छा लगता है आपको,
उद्योग तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम वो काम कर ही रही है, कहाँ जाकर बैठना और क्या करना सबसे अच्छा लगता है अब कमल किशोर साडा जी को? अब ऑफिस और घर, हम्म, ये दोनों मेरे लिए मेडिटेशन के माध्यम है। हम्म, तो दोनों ही जगह मुझे अच्छा लगता है। मैं जाता हूँ, वर्क प्लेस में भी जाता हूँ, फैक्ट्री में, कभी खरोड़ा चले गए, सब लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। परिवार में जो परंपराएं होती हैं, आपको आपके पिताजी से, आपको आपके दादाजी से, फिर आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया बिजनेस का, वो क्या है? देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बिजनेस की सीख दी। उन्होंने ही मुझे बिजनेस एथिक्स से करना राजनांदगांव सिखाया। में। जी हाँ, उनकी हार्डवेयर की शॉप थी और वो कभी भी कम तोल के नहीं देते थे अपने ग्राहकों को, और हमेशा मुझे भी यही कहते थे कि जो सही तोल है वो देना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी जो उनके पास में एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से जो भी आज मैंने ज़मीन ली है वो उन्हीं के कहने से लिया है। तो पुराने लोग रहते हैं, वो मेरे, ये आप बोल सकते हैं कि मेरे वो प्रथम गुरु माँ बाप ही रहते हैं। रोल मॉडल आपने अपने जीवन का किसे माना कि मुझे बिजनेसमैन बनना है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई, उस समय तो आप युवा थे, फिर टाटा, फिर जब लगा कि नहीं मुझे अपने पैरों पर खड़े होते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ है वो आगे बढ़ाना है, तो जिसे आप देखते थे, जिन सपनों को आप देखते थे, जिनको आप देखते थे, वो क्या है? देखिए, मैंने, आप जैसे आपका कहा, मेरा कभी सपना ये नहीं था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि जो एथिक्स से व्यापार करना है, और ये अब धर्म बन गया है हमारे लिए कि इंडस्ट्री लगाना, अच्छा चलाना, और वो हमारी बड़ी फैमिली सरी का उनको ट्रीटमेंट करना, तो ये मेरे लिए, मतलब ये समझ लीजिए आप, जैसे लोग बाग पूजा पाठ करते हैं, वैसे हम कोई काम कर लेते हैं, इंडस्ट्री लगा लेते हैं। ये भी तो लोगों को रोजगार देना एक हाँ, बड़ा काम बहुत है। बड़ा है। उसी भावना से ही प्रभु की कृपा से सब होते जा रहा है। हीरा ग्रुप के प्रमुख जो BL अग्रवाल जी हैं, वो आपको अपना रोल मॉडल बताते हैं। अपनी जीवन की यात्रा में हमेशा आपका नाम लेते हैं कि किस तरीके से आपने उनको सहयोग किया, किस तरीके से आपने उनका मार्गदर्शन किया। तो व्यापार में जब लोग बात करते हैं कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, उसमें इतना स्वस्थ जो है संबंध, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी भल मानसिकता है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे से ज़रूर सलाह करते हैं, और जितनी मेरी अंतरात्मा से जो अच्छी से अच्छी सलाह होती है मैं उनको देता हूँ। दूसरा, ये कभी रहा नहीं हम लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ मेरे को कि ये मेरे कॉम्पिटिटर बनेंगे, बल्कि मेरे मन में ये ज़रूर एक ये रहता है कि ये उन्नति करके मेरे से आगे जाएं, और अच्छा है, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक सफल बिजनेसमैन आप किसको मानते हैं आपकी नज़र में? जो बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी सामाजिक लाइफ, और उससे जो जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हों, अगर वो सबको खुश कर दे, खुश रखे, वो सफल बिजनेसमैन। आपका ग्रुप CSR में क्या क्या कार्य कर रहा है? हम लोग CSR में प्रायः जो मेजर चंक है वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में, जी, ये दो हम लोगों का मेन है। और वो भी अंतिम समय में पिताजी ने मुझे यही बताया था कि शिक्षा सबसे बड़ा दाम, जी, और अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वहाँ अगर कुछ कर सको, ये दो। शिक्षा में बहुत सारे केंद्र आप लोगों के चल रहे हैं, उसके बारे में आप जी बताएं। हाँ, ये ट्रस्ट में हम लोग जो जैसे भवन स्कूल है, स्कूल, जी,
सब फादर के नाम पे है, हमने किया है। तो एक हमने ये कोशिश की है कि एक लोअर मिडिल क्लास, जैसे फिटर के बच्चे, इलेक्ट्रिशियन के बच्चे, वहाँ पर वो अफोर्डेबिलिटी रहे और अच्छी वहाँ पर गुणवत्ता वाली शिक्षा वहाँ पर मिले जी, और संस्कारिक शिक्षा, बहुत अच्छा। तो उसके साथ संस्कार भी बच्चे सीखें। तो ये एक संदीपनी है जो अपने भवन के पास में ही है। जी, भवन है वो मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए है और वहाँ पर आपको जितने भी गेम्स वगैरह जो भी मिलेंगे वो सारे स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्राउंड है वो मिलेंगे, चाहे टेनिस हो चाहे कोई। वैसे ही एक हमने पुरानी धमतरी रोड पे भी एक स्कूल बनाया है, वो फादर के नाम पे आश्रम। तो वहाँ पर भी शिक्षा का स्तर ऊंचा है और संस्कार सबसे पहले बच्चों को मिले, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में उस फाउंडेशन के बाद शिक्षा चालू। बदलते हुए छत्तीसगढ़ को आपने देखा, राजनांदगांव से यात्रा प्रारंभ होती है और आज देश में साडा ग्रुप का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा सम्मान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 वर्ष हुए, इस यात्रा को कैसे लेते हैं? हमारा छत्तीसगढ़ को लेकर या छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर आपका क्या कहना है? शायद आपको पता हो, मतलब मैं आपको ये किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ बन रहा था, ये हमें सूचना मिली, तो एक माहौल अंदर का जो था वो बहुत उत्साहित था। इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत उत्साहित थे कि हमारा अलग राज्य मिलेगा जी, अब यहाँ का पैसा यहीं पर लगेगा, और वो बात सही भी है। और जब से ये राज्य बना है छत्तीसगढ़, तब से यहाँ के लोग बाग काफ़ी उन्नति कर बने, उनका उन्नति हुई है और माने एवरेज नागरिक की। आपको बताऊं, जोगी जी पहले चीफ मिनिस्टर बने और जो पहले सेक्रेटरी थे हमारे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नारायण सिंह थे। नारायण सिंह जी थे। तो हम इंडस्ट्री वगैरह के अंदर में उस समय लीडर थे, तो उन्होंने हमें बुलाया, अध्यक्ष थे, और बोला कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनानी है। तो हमने उर्ला और हमारी जो एसोसिएशन थी जी, हमारे ऑफिस में मीटिंग होती थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत मेहनत के बाद में हमने पॉलिसी सेक्रेटरी महोदय को दी कि ये पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें हमने सबसे पहले जो ध्यान रखा कि पॉलिसी ऐसी बने जिसमें यहाँ पर जनता का फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े, उनके पास में खर्चा करने की जो है वो ताकत बढ़े और वो खुशहाल इंडस्ट्री के साथ कैसे हो सकते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्री लगने से स्टेट को क्या फ़ायदा होगा, और तो तीसरा फिर हमने लास्ट में इंडस्ट्री को रखा कि पॉलिसी ऐसी हो जो इंडस्ट्री के लिए भी हितकारी हो। और इतनी बढ़िया पॉलिसी बनी है कि उसको पूरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया, बहुत विस्तृत थी जी। उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री बंद थे। हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप 1 रुपये अगर इलेक्ट्रिसिटी रेट कम करेंगे, जो काफ़ी, तो कम से कम 2-2.5 रुपये का फ़ायदा होगा एक्सचेकर को। हमने वो पूरा प्रूव किया था। खैर पुरानी बात थी, सब उत्साहित थे वो, और इसीलिए इतनी सारी इंडस्ट्री का यहाँ पर आना हुआ, बाहर के लोग भी अट्रैक्ट हुए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, जो
बड़े जो बिजनेस करने वाले हैं तो वो तो स्थापित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो युवा पीढ़ी है, वो भी सपने देखते हैं कि वो भी कमल साडा बने, वो भी बीएल अग्रवाल बने, वो भी अन्य जो हमारे यहाँ से जिन्होंने देश का प्रदेश का नाम बढ़ाया है, तो उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं? बस फोकस रहिए, अपने काम पे काम रखिए, और जो चैलेंजेस आएंगे इंडस्ट्री के अंदर में वो ऊपर वाले का प्रसाद समझिए, ब्लेसिंग समझिए, और उसको फेस करिए। ऐसे ही नहीं बन गए हैं हम, यहाँ तक आते आते पता नहीं कितनी ठोकरें खाई है, कितनी बार गिरे हैं। ट्रेनिंग की हमेशा बात करते हैं आपकी, आदमी को ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। जी आप खुद जब बिजनेस में आए उसके पहले आपने खुद एज ए ट्रेनिंग काम की शुरुआत की, जी। लेकिन अभी जो नए बिजनेसमैन होते हैं जो यंग हैं वो ट्रेनिंग नहीं लेते, सीधे वो काम पे आ जाते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं ट्रेनिंग के लिए, दूसरे इंडस्ट्रीज के बच्चे जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मेरे खुद के बेटे दोनों वो ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं हमारे यहाँ पर, और ट्रेनिंग हमारे यहाँ स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है गेट से। तो सबसे पहले चौकीदार जो रहता है गेट पे, वो क्या कर रहा है 2 दिन उनको देखना पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स ज़रूरी है, वो सब उनको लिखना पड़ता है। गेट से शुरुआत होती है? गेट से शुरुआत। और मेरे बेटे 2 साल ट्रेनिंग में रहे हैं, और 2 साल ट्रेनिंग में डिवीज़न हेड के अंदर रहे, एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर काम किया, फिर बाहर पढ़ने गए, वहाँ से आए, फिर उनकी जवाबदारी थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर बाद में वो बोर्ड के अंदर तो बहुत बाद में जाके इंडक्ट होते हैं। इतने व्यस्त रहते हैं आप, पुस्तक पढ़ने का समय कैसे निकाल लेते हैं? पुस्तक भी आप पढ़ते हैं, योग भी करते हैं, जी। ध्यान नहीं लग पाता? आज के समय में लोग इतना कंपटीशन में रहते हैं, इतना दिमाग उलझा रहता है, ऐसे में ध्यान कैसे लगाएं? देखिए, आपको शायद पता होगा कि मैं बहुत सालों से मेडिटेशन करता हूँ। जी। मेडिटेशन में चीज़ें बहुत फोकस्ड हो जाती है करते करते। आपको क्या करना है, आप जो आधी घंटा सोचते हैं वो आप 1 मिनट के अंदर में सोच लेते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। तो ये एक आपके पास में एक बहुत तरह के आंतरिक जो शक्ति है वो आपको मिल जाती है, तो इसलिए सब काम कर पाते हैं। बुक जो आप बहुत अच्छी लगती है, जो पुस्तक जो आपने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो, वो कौन सा है? अभी आपको देंगे जी। आफ्टर दिस इंटरव्यू मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। जी, शुक्रिया। मुझे नॉर्मली अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी, ताकि उससे कुछ सीखने को मिले। दूसरा, कोई स्पिरिचुअल आदमी है जिन्होंने किताब लिखी है अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आपके ग्रुप के आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट जिस पर आपका ग्रुप काम कर रहा है? जी हाँ, एक तो रायगढ़ के अंदर शायद आपको पता होगा, हमने पावर प्रोजेक्ट लिया है 600 मेगावाट का, उसका हम एक्सपांशन करेंगे। 2-3 माइन मिली है अभी, 3 माइन, 1 माइन चालू है, 3 माइन अभी ओपन करना है हमें, वो है। 3 हाइडल प्रोजेक्ट मेरे लाइनअप है, उस पे काम चल रहा है, तो वो करेंगे। तो बहुत है मेरे इसके अंदर में, अभी हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन अप है। जी। स्पंज आयरन पर आपने बड़ा काम किया, स्पंज आयरन पर ही आप फोकस क्यों हुए? स्पंज आयरन उस समय क्योंकि हमारा स्टील का काम था जी, और रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करते थे जी, और उस डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग आयरन ओर से ही अपना रॉ मटेरियल बनाएं, तो ये स्क्रैप का सब्स्टिट्यूट था। अब तो हब बन गया पूरा प्रदेश। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पंज आयरन यहाँ, और अच्छा है ये ईस्टर्न स्टेट्स में सब जगह जहाँ आयरन और कोल है वहाँ पर स्पंज आयरन बहुत लगे। साडा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और
जीवन में जो आपने सीखा है उसके सार को जो है आपने आज द बिजनेस लीडर में बताने की कोशिश की, प्रयास किया और हम भी समझने का प्रयास किए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक भी इसे बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। The Business Leader with Sandeep Bakhil.